सोचिए, अगर आप अचानक एक चींटी से भी छोटे हो जाएं और आपका अपना बगीचा एक अमेजन के जंगल जैसा लगने लगे तो क्या होगा? वो विशाल घास, वो डरावने कीड़े और दूध के कटोरे में डूबने का डर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1989 की उस कल्ट क्लासिक फिल्म की जिसने हम सबके होश उड़ा दिए थे, जिसका नाम है हनी आई श्रंक द किड्स। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्लॉट मैनर टीवी पर। कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया में रहने वाले जालिंस्की परिवार से होती है। उनका घर बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां विज्ञान के नियमों को चुनौती देने वाले प्रयोग किए जा रहे हैं। इस प्रयोगशाला में काम कर रहा है वेन जालिंस्की, जो थोड़ा सनकी लेकिन बेहद प्रतिभाशाली आविष्कारक है। वह पसीने से भीगा हुआ अपनी लैब में खड़ा है। उसके सामने एक बहुत बड़ी, जटिल और डरावनी मशीन लगी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक श्रिंकिंग मशीन। वेन का सपना है कि वह चीजों के आकार को छोटा कर सके। उसका मानना है कि अगर चीजें छोटी हो जाएं, तो दुनिया में जगह और संसाधनों की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। अपने प्रयोग को आजमाने के लिए वेन सुरक्षा चश्मा पहनता है और एक लाल सेब को मशीन के सामने लक्ष्य बनाकर खड़ा कर देता है। फिर वह मशीन को चालू कर देता है। मशीन से एक तेज लेजर किरण निकलती है और सीधे सेब पर पड़ती है। वेन को उम्मीद होती है कि सेब सिकुड़कर बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। अचानक एक तेज धमाका होता है और सेब के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। यह देखकर वेन बेहद निराश हो जाता है और गुस्से में अपना सुरक्षा चश्मा उतारकर फेंक देता है। जालिंस्की परिवार के पड़ोस में थॉम्पसन परिवार रहता था। वहां भी उस सुबह काफी हलचल थी। रसेल थॉम्पसन एक मजबूत और रौबदार व्यक्ति था। वह अपने परिवार को मछली पकड़ने की यात्रा पर ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका बड़ा बेटा इस यात्रा को लेकर बिल्कुल खुश नहीं था। वह हाल ही में अपनी फुटबॉल टीम से बाहर हो गया था और उसे लगता था कि वह कभी भी अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। वहीं उसका छोटा बेटा रॉन बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह बहुत शरारती और ऊर्जावान बच्चा था, जो अक्सर अपनी शरारतों से मुसीबत खड़ी कर देता था। उधर जालिंस्की परिवार में भी सुबह का माहौल सामान्य नहीं था। उनकी बेटी एमी एक जिम्मेदार किशोरी थी और घर की व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं छोटा बेटा निक अपने पिता की तरह ही विज्ञान में बहुत दिलचस्पी रखता था। वह बहुत जिज्ञासु और होशियार था। निक ने अपने पिता के लिए एक नया आविष्कार बनाया था, एक रिमोट कंट्रोल घास काटने वाली मशीन। वह चाहता था कि उसके पिता इसे देखें और उसकी तारीफ करें, लेकिन वेन का पूरा ध्यान अपनी मशीन और अपने प्रयोगों में लगा हुआ था, इसलिए उसने निक के इस आविष्कार पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वेन एक सम्मेलन में जाने के लिए घर से निकल गया। वहां वह अपनी मशीन का विचार लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था, भले ही उसके पास दिखाने के लिए कोई सफल परिणाम नहीं था। वेन के जाने के बाद घर पर केवल एमी और निक ही रह गए। एमी को घर की सफाई करनी थी, जबकि निक को बाहर लॉन में घास काटने का काम दिया गया था। दोपहर की तेज धूप में रॉन थॉम्पसन अपने घर के पिछवाड़े में बेसबॉल का अभ्यास कर रहा था। उसे जल्द ही परिवार के साथ यात्रा पर जाना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी अभ्यास कर रहा था। अचानक रॉन ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और गेंद को जोरदार शॉट मारा। गेंद हवा में बहुत ऊंचा उछली और एक लंबा चाप बनाते हुए सीधे जालिंस्की परिवार के घर की अटारी की खिड़की से टकराई। खिड़की का शीशा टूट गया और गेंद सीधे अंदर जाकर वेन की प्रयोगशाला में जा गिरी। गेंद सीधा उस बड़ी मशीन के मुख्य लेजर तोप से टकराई। इस टक्कर से लेजर तोप अपनी जगह से थोड़ा नीचे झुक गई। जैसे ही ऐसा हुआ, मशीन का सर्किट अचानक अपने आप सक्रिय हो गया। अब तक यह मशीन वस्तुओं को सिकोड़ने के बजाय उन्हें जला देती थी, क्योंकि लेजर का तापमान बहुत ज्यादा था। लेकिन इस टक्कर ने वह कर दिखाया जो वेन कई महीनों से नहीं कर पाया था। लेजर की तीव्रता अचानक संतुलित हो गई। उधर रॉन और उसके छोटे साथी लिटिल रस, वेन को तुरंत समझ आ गया कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। रॉन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेते हुए फैसला किया कि वह अंदर जाकर गेंद वापस लाएगा, इसलिए वह चुपके से जालिंस्की के घर में घुस गया। लिटिल रस यानी बेन भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे अटारी की सीढ़ियां चढ़ गया। जब रॉन और लिटिल रस अटारी में बनी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, तो वहां मशीन से अजीब सी आवाजें गूंज रही होती हैं। रॉन को जमीन पर पड़ी अपनी बेसबॉल दिखाई देती है। वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह गेंद के पास पहुंचता है, उसी क्षण मशीन की चमकती हुई लेजर किरण सीधे उन दोनों पर पड़ती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, और अगले ही पल दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। असल में वे गायब नहीं होते, बल्कि इतने छोटे हो जाते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। नीचे घर में एमी और निक को ऊपर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वे सोचते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, इसलिए जांच करने के लिए अटारी में चले जाते हैं। जैसे ही वे कमरे के बीच में पहुंचते हैं, वही मशीन जो अब अपने आप चल रही थी, उन्हें भी निशाना बना लेती है। एक और तेज चमक होती है और अगले ही पल एमी और निक भी सिकुड़कर बहुत छोटे हो जाते हैं। अब चारों बच्चे, एमी, निक, रॉन और लिटिल रस, सिर्फ लगभग 6 मिलीमीटर के रह गए थे। वे फर्श पर खड़े होकर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अब उनके आसपास की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। कुर्सियां उन्हें आसमान छूती इमारतों जैसी लग रही थीं और फर्श पर पड़े धूल के कण पत्थरों जैसे दिख रहे थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी आवाज भी बहुत छोटी हो गई थी।
वे जितना भी जोर से चिल्लाते, उनकी आवाज बस एक हल्की सी फुसफुसाहट की तरह ही सुनाई देती थी। उसी समय सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। यह वेन जालिंस्की था, जो सम्मेलन से वापस घर लौट आया था। वहां उसका मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि किसी को भी उसके सिकुड़ने वाले सिद्धांत पर विश्वास नहीं था। इस वजह से वेन बहुत गुस्से और निराशा में था। जैसे ही वह प्रयोगशाला में घुसता है, उसे टूटी हुई खिड़की और फर्श पर पड़ी बेसबॉल दिखाई देती है, लेकिन उसे कहीं भी बच्चे दिखाई नहीं देते। गुस्से में अंधा होकर वेन सोचता है कि उसकी मशीन फिर से खराब हो गई है और अब यह पूरी तरह बेकार हो चुकी है। क्रोध में वह एक बड़ा रिंच पाना उठाता है और मशीन को तोड़ना शुरू कर देता है। उधर छोटे हो चुके बच्चे फर्श पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनके लिए उनका अपना पिता अब किसी विशालकाय राक्षस जैसा लग रहा था। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि मशीन के टूटे हुए बड़े बड़े टुकड़े उनके आसपास उल्कापिंडों की तरह गिर रहे थे। कुछ देर बाद जब वैन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, तो वह सोचता है कि अब प्रयोगशाला की सफाई कर देनी चाहिए। वह एक झाड़ू और डस्टपैन लेकर सफाई करने लगता है, लेकिन बच्चों के लिए वह झाड़ू किसी भयानक तूफान से कम नहीं थी। झाड़ू के तिनके उन्हें विशाल पेड़ों के तनों जैसे लग रहे थे, जो उन्हें इधर उधर धकेल रहे थे। अनजाने में वेन झाड़ू से कांच के टुकड़े और मशीन के पुर्जे समेटता हुआ उन्हें डस्टपैन में डाल देता है, और उसी के साथ वह अपने और पड़ोसी के चारों बच्चों को भी डस्टपैन में समेट लेता है, बिना यह जाने कि वे वहीं मौजूद हैं। वेन ने झाड़ू से इकट्ठा किया हुआ सारा कचरा एक काली प्लास्टिक की थैली में डाल दिया। फिर उसने उस थैली का मुंह कसकर बांधा और उसे घर के पिछवाड़े में बाड़ के पास रख दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी कचरे के साथ चारों बच्चे भी उस थैली के अंदर फंस चुके हैं। थैली के अंदर अंधेरा था, लेकिन रॉन के पास उसका स्विस आर्मी चाकू था। रॉन ने अपनी छोटी सी ताकत से प्लास्टिक को काटने की कोशिश शुरू की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वे प्लास्टिक में एक छोटा सा छेद करने में सफल हो गए। उस छेद से निकलकर चारों बच्चे बाहर जमीन पर लुढ़क गए। लेकिन बाहर निकलते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वे जालिंस्की के घर के पिछवाड़े में ही थे, लेकिन अब वह पिछवाड़ा उन्हें किसी अमेजन के घने जंगल जैसा लग रहा था। घास के छोटे छोटे तिनके अब उनके लिए विशाल ताड़ के पेड़ों जैसे बन गए थे, जो आसमान तक पहुंचते हुए लग रहे थे। सूरज की रोशनी उन ऊंचे ऊंचे हरे तनों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी, जिससे पूरा माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। तभी निक ने अपनी समझ से दूरी का हिसाब लगाया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और एक डरावनी सच्चाई बताई। वह बोला, हम घर से लगभग 100 गज दूर हैं, लेकिन हमारे इस छोटे आकार में यह दूरी कई मील के बराबर है। अगर हमें घर तक वापस पहुंचना है, तो हमें इस घने और खतरनाक घास के जंगल को पार करना होगा। बच्चों ने जैसे ही अपनी यात्रा शुरू की, उन्हें अपनी नई और डरावनी दुनिया का असली एहसास होने लगा। एक साधारण सा ओस का कतरा भी उनके लिए पानी के भारी गुब्बारे जैसा था। अचानक आसमान से एक गगनभेदी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वह एक मधुमक्खी थी, लेकिन उनके इतने छोटे आकार में वह मधुमक्खी किसी हेलीकॉप्टर या ड्रैगन से कम नहीं लग रही थी। मधुमक्खी पास के एक फूल पर पराग इकट्ठा करने के लिए उतरी। इसी दौरान निक गलती से उसी फूल पर जा गिरा। जैसे ही मधुमक्खी ने फूल पर बैठकर पराग इकट्ठा करना शुरू किया, उसके पैरों के बालों में निक फंस गया। निक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे बचाने के लिए लिटिल रस तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी मधुमक्खी अचानक उड़ गई। अब निक और लिटिल रस मधुमक्खी के शरीर से लटके हुए हवा में उड़ रहे थे। यह उनके लिए एक डरावनी लेकिन रोमांचक हवाई यात्रा बन गई थी। कुछ देर बाद मधुमक्खी उन्हें दूर कहीं गिरा देती है। इस घटना के बाद बच्चों का समूह 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ एमी और रॉन और दूसरी तरफ निक और लिटिल रस। उधर घर के अंदर वेन जालिंस्की अभी भी प्रयोगशाला में सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी पालतू बिल्ली का सोफा सिकुड़कर बिल्कुल छोटे खिलौने जैसा हो गया है। यह देखकर वैन के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार आया। उसे अचानक समझ में आ गया कि उसकी मशीन सच में काम कर रही थी। उसने जल्दी जल्दी सब बातों को जोड़ना शुरू किया। टूटी हुई खिड़की, फर्श पर पड़ी बेसबॉल और सबसे बड़ी बात, गायब बच्चे। वैन को जैसे ही सब समझ में आया, वह डर से चीख पड़ा, हे भगवान, मैंने बच्चों को सिकोड़ दिया। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने अनजाने में उन्हें कूड़े में फेंक दिया था। यह सोचते ही वेन घबराकर पागलों की तरह घर के पिछवाड़े की ओर दौड़ा। वह सीधे उस काली कूड़े की थैली के पास पहुंचा और उसे तुरंत फाड़ डाला, लेकिन अंदर उसे कुछ भी नहीं मिला। थैली के अंदर सिर्फ एक छोटा सा छेद था। यह देखकर वेन समझ गया कि बच्चे उस छेद से बाहर निकल गए होंगे और अब वे घास के बीच कहीं खो गए हैं। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर वह घास के मैदान में सीधे कदम रखता तो हो सकता है कि अनजाने में ही वह बच्चों को कुचल देता। इसलिए उसने एक खास तरीका सोचा। वेन ने एक झूले जैसा ढांचा बनाया, जिससे वह घास के ऊपर हवा में लटक कर पूरे मैदान को ध्यान से देख सके और बच्चों को ढूंढ सके, बिना उन पर कदम रखे। इधर शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। पिछवाड़े का यह विशाल जंगल और भी डरावना लगने लगा था। एमी और रॉन साथ साथ चल रहे थे। डर और अनिश्चितता के कारण दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। दूसरी ओर निक और लिटिल रस को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उन्हें सामने जमीन पर कुछ दिखाई दिया।
वह एक ओटमील क्रीम पाई का टुकड़ा था जो शायद कभी वैन के हाथ से गिर गया होगा। उनके छोटे से आकार में वह कुकी का टुकड़ा किसी विशाल दावत से कम नहीं था। लेकिन बच्चे उस कुकी के पास अकेले नहीं थे। कुकी की खुशबू सूंघकर वहां एक विशालकाय चींटी भी आ पहुंची। उनके छोटे से आकार में वह चींटी किसी हाथी जितनी बड़ी लग रही थी। उसके बड़े बड़े जबड़े किसी मशीन की तरह खुल और बंद हो रहे थे, जिसे देखकर बच्चे डर से कांप गए। निक बहुत डर गया था, लेकिन रॉन ने हिम्मत दिखाई। उसने ध्यान से देखा कि चींटी हमला करने नहीं आई है, वह तो बस खाना ढूंढ रही है। धीरे धीरे बच्चों को समझ में आया कि यह जीव खतरनाक नहीं है, बल्कि अगर इसे दोस्त बना लिया जाए तो यह उनकी मदद भी कर सकता है। बच्चों ने उस चींटी को प्यार से एंटी नाम दे दिया। कुछ ही देर में रात हो गई। अंधेरा फैलते ही उन्होंने पास में पड़े लेगो के एक खोए हुए टुकड़े के अंदर जाकर शरण ले ली ताकि रात सुरक्षित गुजार सकें। रात के उस शांत माहौल में बच्चों के बीच एक खास पल भी आया। एमी और लिटिल रस के बीच बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे को अब बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगे थे। स्कूल में वे शायद ही कभी एक दूसरे पर ध्यान देते थे, लेकिन यहाँ जहाँ हर पल जीवन और मौत का खतरा था, उन्होंने एक दूसरे की असली खूबियों को पहचाना। एमी की समझदारी और बुद्धिमत्ता और रस की साहसी और सुरक्षात्मक भावना ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया। इस खतरनाक यात्रा के बीच उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उधर थॉम्पसन और उनकी पत्नी में बहुत परेशान थे क्योंकि उनके बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। चिंता में वे दोनों सीधे जालिंस्की के घर पहुंचे। वहां वेन पहले तो सच्चाई छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार उसे सब कुछ बताना पड़ा। उसी समय डायना भी घर वापस आ चुकी थी। हालात इतने गंभीर थे कि अब किसी पर आरोप लगाने का समय नहीं था। दोनों परिवारों के माता पिता तुरंत पिछवाड़े में गए और फ्लैशलाइट लेकर घास के बीच अपने बच्चों को ढूंढने लगे। वे बहुत सावधानी से कदम रख रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका एक गलत कदम ही उनके बच्चों की जिंदगी खत्म न कर दे। इधर घास के उस विशाल जंगल में रात गहरी और डरावनी हो चुकी थी। बच्चे थककर सो गए थे, लेकिन जंगल अभी भी जाग रहा था। तभी वहां एक लाल बिच्छू आ पहुंचा। इस छोटी दुनिया में वह सबसे खतरनाक शिकारी था। उसके बड़े बड़े पंजे और जहरीला डंक किसी भी पल मौत दे सकते थे। बिच्छू बच्चों की गंध सूंघकर सीधे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने लेगो के उस टुकड़े पर हमला कर दिया जिसके अंदर बच्चे छिपे हुए थे। डर के मारे बच्चे चिल्लाते हुए बाहर भागे। बिच्छू ने रॉन को एक कोने में घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि अब रॉन बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी अंधेरे से उनकी दोस्त एंटी अचानक बाहर निकल आई। उस वफादार चींटी ने अपने छोटे दोस्तों को बचाने के लिए बिच्छू पर हमला कर दिया। फिर वहां एक भयानक और रोमांचक लड़ाई शुरू हो गई। बिच्छू बहुत ताकतवर और जहरीला था, जबकि एंटी बेहद फुर्तीली और बहादुर थी। बच्चे भी अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करने लगे। वे कंकड़ और छोटी लकड़ियां उठाकर बिच्छू पर फेंकने लगे, लेकिन इस खतरनाक लड़ाई में एंटी बुरी तरह घायल हो गई। आखिरकार बिच्छू का जहरीला डंक उसे लग चुका था। बिच्छू वहां से भाग गया, लेकिन एंटी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। अपने छोटे दोस्तों के सामने ही एंटी ने अपनी आखिरी सांस ले ली। यह पल बच्चों के लिए बेहद दुखद था क्योंकि उसने अपनी जान देकर उन्हें बचाया था। एंटी की मौत ने चारों बच्चों को अंदर से बदल दिया था। अब वे सिर्फ पड़ोसी नहीं रहे थे। उस कठिन यात्रा और खतरे ने उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ दिया था। अगली सुबह उनके लिए एक और बड़ी मुसीबत लेकर आई। पड़ोस का एक लड़का टॉमी घास काटने के लिए जालिंस्की के लॉन में आ गया। उसके पास एक विशाल लॉन मोवर था। बच्चों के छोटे से आकार में वह मशीन किसी भयानक दानव से कम नहीं लग रही थी। लॉन मोवर की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे हजारों तूफान एक साथ चल रहे हों। उसके तेज घूमते हुए ब्लेड एक भयानक बवंडर पैदा कर रहे थे जो अपने आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। घास के तिनके कट कट कर हवा में उड़ रहे थे। बच्चे डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन हवा का खिंचाव इतना तेज था कि बच पाना मुश्किल लग रहा था। उधर घर के अंदर वेन और डायना ने मशीन की तेज आवाज सुनी। वेन तुरंत नंगे पैर ही बाहर दौड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, रुको, बंद करो। वह टॉमी को रोकने के लिए लगभग मशीन के सामने कूद पड़ा। टॉमी ने तुरंत लॉन मोवर बंद कर दिया, लेकिन उस पल तक ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत देर हो चुकी है। वेन और डायना दोनों की सांसें रुक सी गईं। उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या सब खत्म हो गया? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जमीन के नीचे एक केंचुए के बिल के अंदर बच्चे सुरक्षित थे। लॉन मोवर के आते ही वे सही समय पर उस गड्ढे में कूद गए थे। वे पूरी तरह मिट्टी और धूल से सने हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, वे जिंदा थे। तभी वहां जालिंस्की परिवार का कुत्ता क्वार्क भी आ पहुंचा। असल में क्वार्क ही वह एकमात्र जीव था जिसे शुरू से ही पता था कि बच्चे कहाँ हैं। तभी निक के दिमाग में एक योजना आई। उसने देखा कि पास ही क्वार्क खड़ा है। निक ने बाकी बच्चों से कहा कि वे सब क्वार्क के बालों को पकड़कर उस पर चढ़ जाएं। चारों बच्चे किसी तरह क्वार्क के घने बालों को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गए। फिर क्वार्क उन्हें लेकर तेजी से घर के अंदर दौड़ पड़ा। उनके लिए यह सवारी किसी डायनासोर की पीठ पर बैठने जैसी थी, बहुत तेज, झटकेदार और डरावनी। किसी तरह बच्चे घर के अंदर पहुंच गए और फिर मेहनत करके नाश्ते की मेज तक चढ़ने में सफल हो गए। उसी समय वेन मेज पर बैठा था। वह बेहद हताश और दुखी था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बच्चे हमेशा के लिए खो गए हैं। उसके सामने एक दूध का कटोरा रखा था। तभी अचानक निक का पैर फिसल गया और वह कटोरे के किनारे से सीधे दूध के अंदर गिर गया।
अब निक उस दूध के कटोरे में ऐसे तैर रहा था जैसे वह किसी छोटे से समुद्र में गिर गया हो। उधर वेन गहरे विचारों में डूबा हुआ था। बिना ध्यान दिए उसने अपना चम्मच उठाया और दूध लेने के लिए कटोरे में डाल दिया। संयोग से उसी चम्मच के साथ निक भी ऊपर उठ गया। निक घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा रुको। लेकिन उसके छोटे से आकार के कारण उसकी आवाज बहुत धीमी थी। धीरे धीरे चम्मच वैन के मुंह के करीब पहुंचने लगा। मेज पर खड़े एमी और रॉन पूरी ताकत से दौड़ते हुए वैन का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाने लगे ताकि वह समय रहते रुक जाए। उसी समय अचानक क्वार्क ने वैन की टांग पर हल्का सा काट लिया। वैन दर्द से उछल पड़ा। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी नजर दूध के कटोरे में तैरते हुए एक छोटे से हाथ पर पड़ी। वह ध्यान से देखने लगा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। वह भावुक होकर बोला, निक। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वह खुशी से चिल्लाया, डायना, वे मिल गए, वे मेरे नाश्ते में हैं। अब बच्चों को ढूंढ तो लिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें फिर से बड़ा कैसे बनाया जाए। वेन तुरंत भागकर अपनी प्रयोगशाला में गया। उधर बच्चे मेज पर इंतजार कर रहे थे। वे दूध से भीगे हुए और थोड़े चिपचिपे थे, लेकिन इस बात से बहुत खुश थे कि आखिरकार वे अपने माता पिता के पास पहुंच गए हैं। वेन ने जल्दी जल्दी अपनी मशीन को फिर से ठीक किया और उसे चालू करने की तैयारी करने लगा, लेकिन मशीन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। थॉम्पसन, जो अब तक वेन को पागल समझता था, अब पहली बार उस पर भरोसा करने लगा था। वह आगे बढ़ा और वेन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कर दिखाओ वेन। वेन ने बच्चों को मशीन के सामने सावधानी से खड़ा किया। उसके हाथ डर और चिंता से कांप रहे थे। फिर उसने धीरे से मशीन का बटन दबा दिया। मशीन से एक तेज लेजर किरण निकलकर बच्चों पर पड़ी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल तनाव से भर गया। सबकी सांसें थम गईं। किसी को नहीं पता था कि अब क्या होगा। क्या बच्चे फिर से और छोटे हो जाएंगे, या फिर मशीन की ताकत से वे फट भी सकते हैं। अचानक मशीन से एक जोरदार विस्फोट जैसी आवाज आई। सब लोग डर से एक पल के लिए जम गए, लेकिन अगले ही पल कुछ अद्भुत हुआ। चारों बच्चे अचानक अपने असली आकार में वापस आ गए। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर मिट्टी और धूल से सना हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य थे। यह देखते ही वहां खुशी और राहत का सैलाब उमड़ पड़ा। थॉम्पसन ने तुरंत अपने दोनों बेटों को गले लगा लिया। पहली बार उसने लिटिल रस को बिना किसी उम्मीद या दबाव के प्यार से देखा। उसने रॉन को भी गले लगाया और चूमा, जिसे वह पहले अक्सर नजरअंदाज कर देता था। उधर डायना और वेन ने भी एमी और निक को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। अब सब कुछ बदल चुका था। जालिंस्की और थॉम्पसन परिवारों के बीच अब कोई दूरी या दीवार नहीं रह गई थी। कुछ समय बाद सभी लोग साथ बैठकर जश्न मनाने लगे। वेन ने इस खुशी के मौके पर एक बड़ा टर्की बनाया था। इस बार उसने अपनी मशीन का इस्तेमाल करके टर्की को बड़ा नहीं किया था, बल्कि उसे सामान्य तरीके से पकाया था। अब सभी लोग एक ही मेज पर साथ बैठकर खाना खा रहे थे। निक और रॉन अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और साथ मिलकर नए नए आविष्कारों के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं एमी और लिटिल रस एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान साझा करते हैं। उनकी मुस्कान यह दिखा रही थी कि उनके बीच का रिश्ता उस खतरनाक जंगल की यात्रा के बाद और भी खास बन चुका है। अंत में एक मजेदार दृश्य दिखाई देता है। वेन ने गलती से अपने कुत्ते के लिए रखी हुई डॉग बिस्कुट पर मशीन का प्रयोग कर दिया था और अब वह बिस्कुट अचानक बहुत विशाल हो गई थी। यह देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और इसी हल्के फुल्के और खुशहाल पल के साथ कहानी का अंत हो जाता है।